पावर यानी कि ताकत। पावर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम किसी का कुछ भी गलत कर सकें, बल्कि इसलिए कि ना तो हम किसी का गलत करें और ना किसी दूसरे के साथ गलत होने दें। अगर आप सच में पावर हासिल करना चाहते हैं तो यह बुक सिर्फ आपके लिए है। दी 48 लॉज ऑफ पावर बुक। इसके लेखक रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है। हम चाहें या ना चाहें, मगर इस दुनिया में जीने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आपने यह बात अक्सर देखी होगी कि जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा पावर होती है, उसके संबंध भी उतने ही पावरफुल लोगों से बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप बुक के नाम से ही समझ सकते हैं, दी 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें 48 लॉज से लेखक का मतलब 48 एडवाइस से है। अगर आप इन एडवाइस को फॉलो करते हैं तो आपको पावरफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर दूसरों पर या चीज़ों को अपने पावर में करने से पहले ज़रूरी है कि हमारा पावर खुद पर और इमोशन पर हो। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक ने मेनली 4 इम्पोर्टेंट वे बताए हैं और इनमें ही 48 लॉज यानी कि 48 एडवाइस छिपी हुई है। कैसे एक सीधा साधा व्यक्ति पावरफुल इंसान बन सकता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले रूल से। दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हान डायनेस्टी ख़त्म होने के 700 साल बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया था। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया, मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मार देंगे। ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में ही रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। चाइना का एम्परर बनने का मतलब है एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। मगर जब 1959 एडी में जनरल चाओ क्युआंगिन को पावर मिली, तब ये सारा गेम चेंज ही हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उसने अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो सकता है। उसने इस चीज़ को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब एम्परर ने जनरल्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे। उन्होंने सोचा कि एम्परर सुंग उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्परर सुंग ने उनसे कहा, रोज़ मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगह पर मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। एम्परर सुंग की बात सुनकर सारे जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्परर के खिलाफ कोई साजिश न रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्परर सियाना था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। एम्परर सुंग ने उनसे वादा किया, ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाएं। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सबको फाइन एस्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। एस्टेट यानी कि जागीर। जनरल्स हैरान थे कि एम्परर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिज़ाइन कर दी गई और साथ ही उन्होंने एम्परर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने एस्टेट के नोबल और मास्टर बन गए थे, जो एम्परर ने उन्हें बख्शा था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। दूर साउथ के इलाके
हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहाँ का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिश नहीं किया, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट किया। पैलेस में एम्परर सुंग ने राजा लियू को वाइन का गिलास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। यह बात सुनकर एम्परर सुंग हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था राजा लियू को जहर देने का। राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली। उस दिन से राजा लियू एम्परर का लॉयल बन गया। जो कभी बहुत बड़ा रेबेल था, अब वही एम्परर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। एम्परर सुंग ने जनरल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्परर को कोई डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि अपना लॉयल बना दिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्परर सुंग पहला था जिसने चाइना में सिविल वार और वायलेंस को ख़त्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। वो आदमी ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सज़ा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपकी खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज़्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। इस पहले रूल से हमें यह एडवाइस मिलती है कि हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए यह सोचकर हर बात पर हामी भर लेते हैं। अगली एडवाइस यह मिलती है कि आपको बुरा ना लगे, इसलिए वे अपनी क्वालिटी छुपा कर रखते हैं। अगली एडवाइस यह है कि हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। अगली एडवाइस है, हो सकता है कि वे आपसे जलते हो। अगली एडवाइस है, जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन हैं जो किसी सोने की खान से कम नहीं, बस आपको ये खान खोदनी है। दूसरा रूल है, अपने इरादे छुपा कर रखें। 17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनोन डी लैंक्लॉस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थी। निनोन ये बात जानती थी कि सेडुक्शन एक गेम है, एक आर्ट है जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। धीरे धीरे वो मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते थे। वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मार्कस डी सेविने भी एक था। मार्कस बस 22 साल का ही था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक निनोन 62 ईयर्स की हो चुकी थी, फिर भी काफ़ी फेमस थी। उसने मार्कस की स्टोरी सुनी। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेंस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत गलतियां भी हुई। सबसे पहले तो निनोन ने मार्कस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि मार्कस को अपना हर स्टेप प्लान करना पड़ेगा और फिर ध्यान से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। निनोन ने मार्कस से कहा कि अब वो प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेंस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मार्कस जब काउंटेंस से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसकी इस हरकत से काउंटेंस को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेंस को जलाना। मार्कस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पूरे पेरिस में घूमने लगा। इससे काउंटेंस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मार्कस को पाना चाहती हैं। निनोन ने एक्सप्लेन किया कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसे पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें पड़ी हो, जिसके पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें पड़ी हों। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। काउंटेंस को कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सेड्यूस करने का ही यही सही टाइम होगा। मार्कस को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका कोई अगला कदम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए।
उसे उन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां काउंटेंस के आने के चांसेस थे और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेंस अक्सर आती थी। 2 हफ्तों बाद ही मार्कस इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनोन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब मार्कस आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनोन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेंस अब मार्कस के लिए बेकरार हो रही थी। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती थी। सोशल अफेयर्स में वो मार्कस को देखती रहती थी। निनोन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेंस को भी मार्कस से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी, मगर तभी एक गड़बड़ होगी। मार्कस काउंटेंस से उसके घर मिलने गया था, मगर वहाँ उससे मिलके वो डेस्परेट हो गया। वो निनोन की एडवाइस भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने काउंटेंस का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस गलती से काउंटेंस शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत लड़की मार्कस को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक छोड़ने भी नहीं आई। मार्कस जब दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि काउंटेंस कहीं बाहर गई है, मगर मार्कस उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन काउंटेंस उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो काउंटेंस उसे चाहने लगी थी, वो अब मार्कस को देखकर अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील कर रही थी, और इस तरह एक लव स्टोरी का एंड हो गया। ज़्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो फील कर रहे होते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपा कर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान की निशानी है। इससे आप सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी यह सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो बचाने से ज़्यादा काटने का काम करता है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं तो आप प्रोडक्टेबल बन जाते हैं। इस रूल से हमें क्या एडवाइस मिलती है? इस रूल से हमें एडवाइस मिलती है, ना तो लोग आपसे डरेंगे ना ही रेस्पेक्ट करेंगे। अगली एडवाइस मिलती है, पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। अगली एडवाइस है, अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाना सीखिए। ये आपके बहुत काम आएंगी। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते और सुनते हैं। अगली एडवाइस है, धोखा देना ज़्यादा आसान होता है। अगली एडवाइस है, ऐसा शो कराइए जैसे आप कुछ और चाहते हैं। अगली एडवाइस है, इससे आप पूरे फ्री होकर अपने रियल गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं। और अगली एडवाइस है, लास्ट एडवाइस, सेडक्शन के गेम में कॉन्फ्लिक्ट लाए, जैसे एक ही वक्त में चाहत और बेरुखी दोनों दिखाएं। इससे ना सिर्फ वो भटक जाए, बल्कि आपको पाने के लिए उसके अंदर एक आग भड़क जाए। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकलें। गैलीलियो गैलीली एक इटालियन साइंटिस्ट था। ईयर 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि उसे अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए, वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेट थे। तब रिनेंस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उसने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसके वो ड्यूक ऑफ गोगांजा के सामने पेश करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज़ करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। यह किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज़ के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। ईयर 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई।
उसने अपनी डिस्कवरी को अपने हर पैटर्न के हिसाब से बांट दिया, जैसे कि किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसी पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम पर कर दी। ये बहुत बढ़िया टेक्निक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कासिमो वन जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को ज्यूस कहा जाता है। कासिमो वन ने जुपिटर को मेडिसी डायनेसिटी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने ईयर 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून्स की खोज कासिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को ये होनर दिया, जुपिटर के 4 मून हैं। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कासिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कासिमो वन के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेसिटी को हेवन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। गैलीलियो ने एक एम्बलम भी बनाया जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस एम्बलम को कासिमो II के नया सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया वो उसके काम आया। उसी साल कासिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अपने इस काम की वजह से अब वो किसी पैटर्न पर डिपेंड नहीं था। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट्स के सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें यह डर होता है कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट ना बन जाएं। उन्हें इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फ़िक्र होती है। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज़्यादा होनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे बस फाइनेंसर रहें। वे इन इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अपना भी नाम चाहते हैं। वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे पावरफुल भी हैं और इंटेलिजेंट भी। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने मेडिसी फैमिली की इतनी खुशामद की। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की, तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे, बल्कि उसने अपने मास्टर मेडिसी फैमिली को हेविली बॉडीज़ के साथ जोड़कर उनका स्टेटस इटली में ऊंचा कर दिया था। उसने खुद से ज़्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उसके मास्टर ने उसे खूब इनाम दिए। ये आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। इस रूल से हमें कुछ एडवाइस मिलती हैं। पहली एडवाइस है, आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करें। अगली एडवाइस है, ले जाने दे सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। अगली एडवाइस है, उन्हें हरगिज़ ये ना दिखाएं कि आप उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। अगली एडवाइस है, मासूमियत से अपना काम करते रहें। अगली एडवाइस है, हर काम में मास्टर की सलाह ज़रूर लें, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उसका क्रेडिट मास्टर को ही दें। अगली एडवाइस है, अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। अगली एडवाइस है, लोगों को नाम कमाने दें, आप उन्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना कराएं। अगली एडवाइस है, जब आपका वक्त आएगा तब यही बात आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी। रूल नंबर 4 है, उतना ही बोले जितने की ज़रूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इश्यूज़ पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर के बीच कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। दोनों लुइस XIV के आगे बारी बारी से अपने व्यूज़ एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज़ के लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए, उन्होंने इश्यूज़ रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्टिक्स भी बताए। लुइस XIV बस सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता, मैं देखता हूँ, और बस यही बोलकर वो कोर्ट से चला जाता। लुइस XIV उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करता था।
उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज़ पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी ये नहीं पता चलता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुइस 14 उन लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट रखने से ना सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफ़ी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। ईयर 1825 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था। निकोलस वन तब नया जार बना था, मगर लिबरल्स चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस एक ने आखिर इस डिसेंबरिस्ट अपराइजिंग में इस रिवॉल्यूशन को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि रेवोल्यूशन के लीडर क्रांदेती रेवलीव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलीव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पाँव के पास दरवाजे खुल गए थे। तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रेलीव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस एक बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि रेलीव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलीव के माफ़ीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रेलीव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, शायर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस ने उसी वक्त वो माफ़ीनामा फाड़कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। अगले दिन ही रेलीव को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। इस रूल से हमें क्या एडवाइस मिलती है? सबसे पहले एडवाइस मिलती है, एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो जो बोलें सोच समझ कर बोलें। अगली एडवाइस मिलती है, हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाएं या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होगी। इसी के साथ चारों रूल्स समाप्त हो गए हैं। जल्दी से हम एक बार सारी समरी रिकॉल कर लें। ये वो एडवाइसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूज़फुल हैं जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए को इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा मानो। अपने दुश्मन को यूज कीजिए से मतलब है कि लोगों की गलतियों को माफ़ करके उन्हें एक और मौका दें। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनएज्यूमिंग बने रहेंगे। कम बोलकर आप और बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर ज़रूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर एक अच्छे पावरफुल लीडर ज़रूर बन जाएंगे।